हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे उन टॉपिक से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी आपके टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अब वही हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। एक ऐसी बुक है जिसमें मेंशन होता है सारा डेटा रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के हर जो स्पीशीज़ है उनका नंबर कैसा है, ठीक है, वो अभी उनका जो नंबर कितना है वो बताता है कि यहाँ पर वो किस श्रेणी में आते हैं। अब श्रेणी से क्या मतलब है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात की थी। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज होंगी जो कि पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि वो अब पृथ्वी पे नहीं पाई जाती हैं या बहुत लंबे समय से उनकी एक भी मेंबर को नहीं देखा जाता है। तो विलुप्त एक्चुअली में कहा किसे जाता है कि बहुत वर्षों तक जब एक भी मेंबर नहीं दिखता है तो हम उसे विलुप्त या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि अब वो खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। डायनासोर से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, आपने सुना होगा, इमेजेस देखी होंगी, पिक्चर्स देखे होंगे। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि एक टाइम पे डायनासोर्स पाए जाते थे, आज के टाइम पे नहीं पाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डायनासोर एक्सटिंक्ट है, यानी कि वो विलुप्त है। तो ऐसे ही कैटेगरी बनाई गई है कि कौन से ऐसे जानवर हैं, जीव हैं, या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं या प्लांट स्पीशीज हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, वो तो एक्सटेंट है। अब कुछ आती हैं जो यहाँ पे क्या होंगे, डेंजरस कंडीशन में होंगे, जिनकी संख्या डेंजरस कंडीशन को बताती है, जैसे कि उनका नंबर कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है और एक ऐसा टाइम आ सकता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ऐसा टाइम आ सकता है जिससे कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो हमने कहा वो एंडेंजर्ड होंगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी होंगी कि आपने कहा कि कुछ स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पे हैं, कुछ एंडेंजर्ड हैं, कुछ एंडेंजर्ड होने की कगार पे हैं। तो ये रेड डाटा बुक बताता है कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो खतरे में हैं। अब इससे क्या होगा, फिर अलग अलग ग्रुप होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमने कहा ग्रुपिंग करके क्या होगा, अलग अलग कैटेगरीज बना के क्या होगा। कैटेगरीज जब हम बनाएंगे तब हमें पता चलेगी किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल स्पीशीज की जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है, उनके बारे में हमें पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा कोई स्पीशीज है उसका नंबर कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे आप, यानी कि जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उन पर ध्यान देंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक टाइम था 90s के टाइम पे जो टाइगर हैं वो उनका जो नंबर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, यानी कि लगातार जो टाइगर का नंबर है वो कम होता चला जा रहा था। जब नोटिस किया गया, ध्यान दिया गया, तो वहाँ पर आपने कहा कि जो टाइगर हैं उनके कंजर्वेशन के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए और इस प्रकार से जो टाइगर हैं उन्हें एक्सटेंट होने से बचाया गया। तो एक्चुअली में इसका मेन एम जो है वो यही है कि जो यहाँ पे स्पीशीज एक्सटेंट होने वाली हैं या जो उस कगार पे हैं उन्हें क्या किया जा सके, बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो ये आपके आगे के टॉपिक्स आएंगे जिनमें हम बात करेंगे यहाँ पर। इससे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे अभी तक जो जो चीजें हमने समझी हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपके पास क्या आ सकता है, व्हाट इज कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण क्या है। सबसे इजी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो क्या आ सकेगा, व्हाट इज कंजर्वेशन या संरक्षण क्या है, या व्हाट इज कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो यही सेम सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, व्हाट इज कंजर्वेशन या संरक्षण क्या है। सिंपल से आपको डेफिनेशन बतानी है संरक्षण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, क्या नीड है यहाँ पर कंजर्वेशन की, नीड फॉर कंजर्वेशन, आपको रीजन देना है कि कंजर्वेशन की नीड क्या है, ठीक है। इसमें आपने कहा कि क्यों हम यहाँ पे कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्या हमें नीड है इसकी। तो हमने देखा था, एक तो हमने बात की थी फूड चेन और फूड वेब के बारे में, ठीक है।
उससे पहले भी हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे पास बेसिक चीज़ें आती हैं जो कि हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत आवश्यक तत्व कहते हैं, या फिर हमने कहा कि जो हमारे बेसिक्स होती हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए होती हैं, वो 3 चीज़ें हमने कही थी। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, नेक्स्ट हमने वाटर के बारे में बात की थी, एंड लास्ट हमने बात की थी फूड के बारे में। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कपड़े यूज़ करते हैं, जैसे कि हम घर यूज़ करते हैं, एक बारी के लिए हम इनके बिना रह सकते हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी क्या होंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब आपने कहा कि हमें कंजर्वेशन क्यों करने, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स रिलेटेड होते हैं हमारे इन्हीं 3 चीज़ों से। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, ठीक है, जो आपके क्या आते हैं, फोटोसिंथेटिक या ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं। अब आपने कहा प्लांट फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, तो हमने कहा हाँ प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से कैसे होंगे, आपने कहा हेटेरोट्रॉप होंगे। अगर आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा तो हमने बात की थी, जब आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बात की थी, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों होते हैं। मैक्सिमम या मेजर अगर आप देखेंगे कि मेजर स्पीशीज जो होती हैं प्लांट्स की वो ऑटोट्रॉप होती हैं या स्वपोषी होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्या चीजें पढ़ी थी, यही पढ़ा था, सनलाइट है, क्लोरोफिल यानी कि जो हरित लवक जिसे आप कहते हैं, वाटर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जब मिलती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी ऑक्सीजन का यूज आप और हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपने कहा ऑक्सीजन का तो मेजर जो सोर्स है वो यहाँ पे क्या आते हैं, आपने कहा प्लांट्स आते हैं। फिर आती है वाटर। वाटर साइकिल की अगर हम बात करें, अगर आपने जल चक्र या वाटर साइकिल पढ़ा है तो उसमें आपने एक चीज ट्रांसपिरेशन भी पढ़ी है, सेम टॉपिक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं। तो सेम चीज़ हमने पढ़ी थी, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये भी वाटर साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाटर साइकिल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्लास 6-7 में वाटर साइकिल बनाई थी। वाटर बॉडीज बनाते हैं, वाटर बॉडीज में से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, तो एक साइड से तो आप इवेपोरेशन बताते हैं। ये तो आपकी आती है वाटर बॉडीज, ठीक है, ये आते हैं आपके प्लांट। आपने कहा एक तो आप बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। दूसरा आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन को भी आप दिखाते हैं, ट्रांसपिरेशन। और जब यहाँ पे क्या बनते हैं, क्लाउड होते हैं, तो क्या आती है, यहाँ पे बारिश होती है। तो सबसे सिंपल जो आपकी वाटर साइकिल है हम ऐसे ही बताते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी दिखाएंगे, वाष्पीकरण भी दिखाएंगे, ये है वाष्पीकरण, और इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो जब भी आप वाटर साइकिल बनाते हैं तो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन आपको दिखाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि पेड़ों से क्या होता है, जो पानी है वो भाप के रूप में निकल जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती है उनमें से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, वाटर साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने कहा कि पानी जो है उसके लिए भी क्या है, या वाटर साइकिल है उसके लिए भी क्या है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात फूड के बारे में, तो फूड में आप दोनों की बात करेंगे, आप प्लांट्स की बात भी करेंगे और आप एनिमल्स की बात भी करेंगे। तो आपने कहा कि जो हमारी बेसिक सी चीजें हैं वो रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट और एनिमल स्पीशीज से। पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन आपने कहा बहुत सारी चीजें हैं, जिससे कि हमने कहा फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन जानते हैं आप, जैसे जैसे फूड चेन होती है, एक पर अपने फूड के लिए डिपेंड है दूसरा, और दूसरे पे है तीसरा, तीसरे पे है चौथा। ये तो आती है आपकी एक फूड चेन है, जिसे हम खाद्य चेन भी कहते हैं, ठीक है।
श्रृंखला या वेब का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चेन आपस में रिलेटेड है, जैसे कि एक तो ये है, दूसरी हमने कहा ये है, जैसे कि ए पे डिपेंड है बी पे डिपेंड है सी और सी पे डिपेंड है डी। तो हो सकता है कि जो दो है वो एक पे भी निर्भर हो अपने भोजन के लिए, और हो सकता है वो सी पे भी निर्भर हो, सी हो सकता है कि ये अपने फूड के लिए बी पे भी निर्भर हो लेकिन फोर पे भी निर्भर हो। तो ऐसे ही ये क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारे फूड वेब क्या बनाते हैं, आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। तो आपने कहा क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास सोर्स भी फूड के दो ही आते हैं, प्लांट और एनिमल, एक तो ये हो गया है, दूसरा आपके इकोसिस्टम में जो फूड चेन और फूड वेब है उसके लिए हर एक प्लांट हर एक एनिमल स्पीशीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये जो फूड वेब होते हैं ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल फूड वेब यानी कि जो स्थल है, स्थल में जो जीव है उनका फूड वेब या उनकी फूड चेन अलग होती है। जो एक्वेटिक लाइफ होती है यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनकी फूड चेन अलग होती है। तो ऐसे ही आपने कहा अलग अलग फूड वेब अलग अलग फूड चेन हमारे पास आती है, जिसके लिए सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नीड फॉर कंजर्वेशन में आप बहुत सारे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आपके आंसर हैं वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि संरक्षण क्या है या कंजर्वेशन क्या है, ये हमने बात कर ली है। नीड क्या है कंजर्वेशन की, ये हमने बात कर ली है। आपने क्या ऐसी कंडीशन क्यों आई है कि हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ रही है, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम स्टार्टिंग से ही कंजर्वेशन करते थे जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था? ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, काफी मिलियंस और बिलियंस ईयर लगे हैं इसको बनने में। तो क्या शुरू से ही हम कंजर्वेशन कर रहे हैं? हमने कहा नहीं, शुरू से हम कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिच डाइवर्सिटी थी उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज हैं ये डेंजर में आ रहे हैं या ये खतरे में आ रहे हैं या हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो आपने कहा कि आपको कंजर्वेशन क्यों करना पड़ रहा है, उसमें आप बात करेंगे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड आता है, ये मैं इरेज कर रही हूँ। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटना। सबसे पहले आप लिखेंगे रीजन यानी कि कारण। सबसे पहले आप रीजन लिखेंगे कि क्यों आप क्या करते हैं, वनों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन का क्या रीजन है। दूसरा, उसकी क्या इफेक्ट मिलते हैं या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो उसके क्या रिजल्ट या क्या प्रभाव, रिजल्ट या क्या परिणाम यहाँ पर आता है, क्या परिणाम यहाँ पर आता है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कीजिए और उसके जल्दी से आप लोग आंसर अभी कर लेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम देखें तो कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है आगे आपको मिलेगी। नीड क्या है कंजर्वेशन की, ये कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर हम कहीं डिफॉरेस्टेशन, तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं, ये आपके पास रीजन आते हैं, जिनमें हमने एक चार्ट समझा था पूरा, जिनमें हमने कहा था 2 मेन रीजन है, मैन मेड रीजन होंगे और नेचुरल रीजन होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब जो आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके रीजंस आते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है या रिजल्ट क्या आता है, ये आपके रिजल्ट आते हैं जब डिफॉरेस्टेशन होता है, तो ये आपके कुछ रीजंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्ट है या डेजर्टिफिकेशन है या ग्लोबल वार्मिंग है। क्लियर है? कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर आ जाती है। एक बार जो कंजर्वेशन की डेफिनेशन है उसे आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बायोडाइवर्सिटी। इससे आपका सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को बताइए क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लाइफ की, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम कंबाइंडली क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं।
फ्लोरा एंड फौना क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है फ्लोरा एंड फौना में, ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द सी मेन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। यानी कि 3 प्रमुख संरक्षित स्थानों के 3 प्रमुख संरक्षित स्थान कौन से हैं? ठीक है, 3 जो मेन प्रोटेक्टेड एरियाज आपके आते हैं या प्रमुख संरक्षित स्थान आते हैं वो कौन है, उनके आपको क्या करने हैं, यहाँ पे नाम बताने हैं। नंबर आपको बता रखे हैं, आपको 3 प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम यहाँ पर देने हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। चलिए तो इजी है, कौन से आते हैं आपके 3 प्रोटेक्टेड एरियाज अगर हम देखें तो प्रोटेक्टेड एरियाज आपके आते हैं, पहला आता है, इसी का ही आंसर है, यहीं पे आप नोट कर लेंगे, नेशनल पार्क। ठीक है, पहला आता है नेशनल पार्क। दूसरा आता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और तीसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 3 आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, नेशनल पार्क हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। इसी से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि इसमें से सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होगा, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या बायोस्फीयर रिजर्व है, तो क्या आंसर आपका होगा? तो आपको ध्यान होगा एक प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसा था जो बहुत बड़ा था, जिसमें 2 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑलरेडी वहां पे आ रहे थे। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो पंचमढ़ी की बात हमने की थी, जो कि क्या है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है पंचमढ़ी? एमपी में है। लेकिन पंचमढ़ी क्या है, एक नेशनल पार्क है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। हमने कहा था पंचमढ़ी जो प्रोटेक्टेड एरिया आता है इतना बड़ा है कि जिसमें बाकी के 2 और जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या संरक्षित स्थान है वो भी आ जाते हैं। तो आपको ध्यान होगा पंचमढ़ी किसकी बात की थी, बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी। यहाँ पे क्या कहा था उसे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं काफी बड़े भूभाग होते हैं और इसमें बाकी के जो 2 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या इसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, एग्जाम्पल बताइए, और कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, एग्जाम्पल बताइए। क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं, ये हमने डिस्कस की है, ये हमने पढ़ी हुई है, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नोट्स आपने बनाए होंगे, आप नोट्स को देखेंगे और बताएंगे कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है, उनके नाम क्या है। क्लियर है इतना? चलिए तो जल्दी से यहाँ पर आप अभी नोट कर लेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है और नेशनल पार्क जो है उसमें डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है, या बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों में, 2 की बात नहीं करेंगे, तीनों की बात करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमने तीनों में जब देखा था नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई है और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तीनों में डिफरेंस क्या है यह बताएंगे। तो आपको 2 चीजें करनी है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल देखने हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कौन से नेशनल पार्क आते हैं।
सेकंड जो क्वेश्चन हम बात करेंगे, ट्रिनोमियल डिफरेंस, एक एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क में है और आप लोग घर से करके लेके आएंगे। आगे कुछ और टॉपिक्स हमारे पास रह जाते हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे, वो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आपको बताने हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ाया गया है और होमवर्क में दिया गया है। ये आपके कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जैसे जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंसेस है, कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के और बायोस्फीयर रिजर्व के। एक बार जितने टॉपिक अभी तक हमने कवर किए हैं आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।